Hi guys, how are you? कैसे हैं आप लोग? Hope so you all are good and safe. So guys, I am very sure that you people are taking care of yourself. You people are taking care of your family members. Guys, please, please, please अपना ध्यान रखो. डेली बेसिस पर मुझे इतने मैसेजेस आते हैं बच्चों के कि सर हमारा पढ़ाई करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, हमारे घर में हमारे फैमिली मेम्बर्स को कोरोना हो रखा है, इतनी नेगेटिविटी फैल चुकी है सबके पास कि कोई भी पर्सन चाहकर भी अपने आप को डाइवर्ट नहीं कर पा रहा. सो गाइज आई कैन अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स बट हमें कोशिश करते रहना है बिकॉज इस नेगेटिव एनवायरनमेंट में भी हम लोगों को पॉजिटिविटी ढूंढनी है. ठीक है ना? तो प्लीज़ मेक श्योर कि हम लोग कोशिश करते रहेंगे अपने आप को मोटिवेट करने की, कोशिश करते रहेंगे पढ़ने की. ठीक है ना? आई विल ऑल्सो ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपका ये मिशन पढ़ाता रहूँ आपको और ये मिशन कंटिन्यूड रहे. ठीक है? ताकि आप लोगों को डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ मैं मोटिवेशन देता रहूँ ताकि आप लोग जो हैं पढ़ने के लिए मोटिवेटेड रहें. ठीक है? चलिए तो स्टार्ट करते हैं मिशन 11 डेज 11 चैप्टर्स के अंदर. हम लोग लास्ट सेशन में ई वे बिल्स पढ़ रहे थे और हमने पार्ट 1 वाइंड अप किया था. आज हम पार्ट 2 उठाने जा रहे हैं. ये पार्ट 2 ज़्यादा लेंदी नहीं है बच्चे, जस्ट फॉर 30 मिनट्स है. ये ध्यान से देखेंगे पार्ट 2 को और उसके बाद हमारा आज ई वे बिल पूरी तरह से हो जाएगा वाइंड अप. क्लियर है? और नेक्स्ट जो क्लास रहेगी डेफिनेटली दैट विल बी द लास्ट क्लास फॉर दिस मिशन. और उसके बाद हम अपना नेक्स्ट मिशन स्टार्ट करेंगे जिसमें हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पढ़ेंगे फॉर वेरियस चैप्टर्स. क्लियर है? यस सर. चलिए तो अब इस मिशन को स्टार्ट करने से पहले इस पार्ट 2 को पढ़ने से पहले आपसे कुछ क्वेश्चंस मैं पूछूंगा. फटाफट से चैट बॉक्स में आपने आंसर देना है. आई एम वेरी श्योर हमने पार्ट 1 अच्छे से देख लिया था. चलिए मुझे बताइए कि ई वे बिल जनरेट करने के लिए वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट शुड बी मोर देन डैश. कितने से ज़्यादा होनी चाहिए? वेरी गुड, बहुत बढ़िया. 50,000 से ज़्यादा होनी चाहिए वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट, देन ओनली ई वे बिल इज मैंडेटरी. क्लियर है? यस सर. क्या वैल्यू में जीएसटी वगैरह आता है? आंसर इज यस. क्या वैल्यू में वैल्यू ऑफ नॉन टैक्सेबल सप्लाई आती है? आंसर इज नो. क्लियर है? यस सर. फिर हमने ये भी पढ़ा था कि 2 केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर शायद हमें ई वे बिल जनरेट करने की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी इवन इफ द वैल्यू इज नॉट एक्सीडिंग 50,000. वो कौन सा था? प्रिंसिपल टू जॉब वर्कर अगर इंटरस्टेट मूवमेंट है, और दूसरा मैंने बताया था कि जहाँ पर हैंडीक्राफ्ट गुड्स की इंटरस्टेट मूवमेंट हो रही है बाय द पर्सन जिसको हमने एग्जम्प्ट कर दिया था फ्रॉम रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 24. क्लियर है? और फिर हमने बहुत सारी ऐसी कैटेगरीज पढ़ी थी जिसमें even if the value is more than 50,000 there is no requirement for generation of e-way bill. क्लियर है? फिर ई-वे बिल कौन जनरेट करता था? हमने ये भी पढ़ा. ई-वे बिल का फॉर्म नंबर क्या था? ये भी पढ़ा. पार्ट ए में गुड्स के रिलेटेड डिटेल, पार्ट बी के अंदर हमने ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड डिटेल डालनी थी. सबको याद है ये? यस सर. वैलिडिटी ऑफ ई-वे बिल क्या होती है? ये भी हमने पढ़ा था. किन सिचुएशन में पार्ट बी बिना अपडेट करे भी काम चल जाता था वाइल ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन कन्वेंस टू दी अदर, वो भी हमने पढ़ लिया था. यस प्लीज. ठीक है. तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे ना उसके आगे का प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे हम. तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है रूल 138 ए बी सी डी और ई. बस ये हमारे रूल्स रह गए हैं और उसके बाद ई वे बिल हो जाएगा खत्म. क्लियर है? तो रूल 132 ए सबसे पहले मैं पढ़ाने जा रहा हूँ. रूल 132 ए कहता है कि जो भी पीआईसी था कन्वेंस का, जो मूवमेंट ऑफ गुड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि डेफिनेटली कन्वेंस जिसमें माल जा रहा था उसका कोई तो पर्सन इंचार्ज होगा ना. यस. तो लॉ कहता है कि पीआईसी को कैरी करना होगा अपने साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स या डिवाइसेस. कुछ डॉक्यूमेंट या डिवाइसेस अपने साथ कैरी करना ज़रूरी है. अब बच्चा कहता है सर डॉक्यूमेंट कौन से और डिवाइसेस कौन से? तो देखिए डॉक्यूमेंट के अंदर अगर आपकी जो मूवमेंट है उसका रीज़न सप्लाई है तो फिर आपको अपने साथ इनवॉइस कैरी करना पड़ेगा. लेकिन अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम में हो तो बिल ऑफ सप्लाई कैरी करना पड़ेगा. और अगर फॉर रीजन अदर देन सप्लाई है तो आपको डिलीवरी चलान कैरी करना पड़ेगा. सिंपल. तो इनवॉइस भी हो सकता है, बिल ऑफ सप्लाई भी हो सकता है, डिलीवरी चलान भी हो सकता है, एज द केस मे बी. दूसरे नंबर पे कई बार क्या, और साथ में आपको अब कैरी करना होगा ई वे बिल इन फिजिकल फॉर्म. लेकिन अब गवर्नमेंट ने आपको एक ऑप्शन दे दिया है कि अगर आप चाहो तो ई वे बिल नंबर जो था ना वो आप ई फॉर्म के अंदर एक डिवाइस के साथ मैपिंग करा सकते हो.
जिसको बोलते हैं RFID, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस, उसके साथ मैपिंग करा लो और उस डिवाइस को आप अपने कन्वेंस पे एम्बेडेड कर दो। क्लियर है? अच्छा, तो इसका मतलब अगर कोई पर्सन ई वे बिल नंबर को मैपिंग करा लेता है RFID के साथ, तो क्या वो डिवाइस हम लोगों को अपने साथ कैरी करना है? बिल्कुल कैरी करना है। क्लियर है? और अगर आप इंपोर्टर ऑफ गुड्स हो तो आपके पास डॉक्यूमेंट में क्या होना चाहिए? बिल ऑफ एंट्री। कम ऑन, क्या होना चाहिए? बिल ऑफ एंट्री। क्लियर है? यस सर। तो दीज आर द डॉक्यूमेंट एंड द डिवाइसेस। क्लियर है? हालांकि याद रखना, ये रिक्वायरमेंट जो है ना रेलवे, एयरक्राफ्ट और वेसल के केस में ज़रूरी नहीं है। ठीक है? तो रेलवे, एयरक्राफ्ट, वेसल को अपने साथ डिवाइस कैरी करने की जरूरत नहीं है, दैट इज RFID। क्लियर है? यस सर। चलिए अब चलते हैं 138B पे। अब 138B क्या कहता है, ध्यान से सुनेंगे। वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट एंड कन्वेंस। मतलब क्या इसका? लॉ कहता है रूल 138B के अंदर कि अगर कमिश्नर चाहे तो वो ऑथराइज कर सकता है किसी भी प्रॉपर ऑफिसर को कि वो इंटरसेप्ट करेगा किसी पर्टिकुलर कन्वेंस को जिसको कमिश्नर ऑर्डर करेगा। क्लियर है? इंटरसेप्शन का मतलब होता है वेरीफाई करना, ठीक है, डॉक्यूमेंट को भी और कन्वेंस को भी। देखिए, आप डॉक्यूमेंट और डिवाइसेस कैरी करके जा रहे हैं, लेकिन उन डॉक्यूमेंट को क्या कोई पर्सन बीच में इंटरसेप्ट भी तो कर सकता है? यस। तो 138B यही कह रहा है। तो वेरीफाई करेगा वो ई वे बिल इन द फिजिकल फॉर्म या ई फॉर्म फॉर इंटर और इंट्रा स्टेट ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स। क्लियर है? यस सर। अब इसमें ना क्या होता है, जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर मान लीजिए कि आपने ई वे बिल नंबर एम्बेड कर रखा है, मैपिंग कर रखी है किसके साथ? RFID के साथ, तो फिर ऐसे में कमिश्नर क्या करेगा? जगह जगह पे जहां जहां पे इंस्पेक्शन होनी है वहां पे लगाया जाएगा RFID रीडर्स। भाई आपकी मशीन में एम्बेडेड है ना, तो हमारे हाथ में क्या होगा? ऑफिसर के हाथ में क्या होगा? RFID रीडर होगा। उस रीडर से वो क्या करेगा? चेक कर लेगा कि आपकी कन्वेंस में जो माल जा रहा है उसका ई वे बिल नंबर क्या है। ठीक है ना? ये सर कैसा होता है? सर जब हम कपड़े खरीदने जाते हैं तो आपने कई बार देखा होगा, कई बार क्या, अब तो हमेशा ही ऐसा होता है कि छोटे से छोटी दुकान ने भी क्या करा हुआ है, एक RFID रीडर होता है उनके पास, वो स्कैन करते हैं और उसी समय जो भी उसका प्राइस होता है वो कंप्यूटर पे आ जाता है। बिल्कुल उसी तरह से क्या जगह जगह पे RFID रीडर्स लगाए जाएंगे, बिल्कुल, ताकि उनको हम चेक कर सके। वैसे तो मैंने आपसे कहा कमिश्नर जो है ना वो ऑथराइज करेगा किसी ना किसी PO को कि इंटरसेप्ट करना है। जब तक कमिश्नर नहीं बोलेगा, याद रखना, आप इंटरसेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन मान लेते हैं अचानक से पता चला कि सामने वाले ट्रक के अंदर बहुत सारा माल ऐसा है जो ई वे बिल में नहीं लिखा गया, तो क्या इवेजन ऑफ टैक्स दिख रहा है हमें? यस। तो यहां पर लॉ ने कहा ओके फाइन, इवन इफ कमिश्नर ने आपको नहीं बोला तो भी आप उस ट्रक को रोक सकते हो, उस कन्वेंस को रोक सकते हो, अगर तुम्हें डाउट हो रहा है कि देयर इज इवेजन ऑफ टैक्स। और रोकने के बाद क्या अप्रूवल ऑफ कमिश्नर लेकर क्या उसको भी इंटरसेप्ट किया जा सकता है? यस। तो लीजिए रूल 132B भी खत्म हो गया। सही, तो बड़ा आसान है, बिल्कुल आसान है बेटा। अब आएंगे रूल 138C के अंदर। 138, मैं बार बार 2 बोल रहा हूँ शायद, ये इंपॉर्टेंट है। वैसे सबसे इंपॉर्टेंट है रूल 138E। तो रूल 138E ध्यान से पढ़ लेना। C तो बहुत सिंपल है। देखो C क्या कहता है? C कहता है कि मान लीजिए कि किसी ऑफिसर ने इंस्पेक्शन करी है, किसी ऑफिसर ने क्या करी है? इंस्पेक्शन करी है। ठीक है, अब वो इंस्पेक्शन करने के बाद इंटरसेप्शन करा है और सारा वेरिफिकेशन करा है, डॉक्यूमेंट को भी, कन्वेंस को भी, और अब उसको क्या करना है? एक रिपोर्ट जनरेट करनी है। हाँ जी, उस ऑफिसर को क्या करनी है? एक रिपोर्ट सबमिट करनी होती है। तो लिख लीजिए, समरी रिपोर्ट ऑफ इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स। समरी रिपोर्ट ऑफ इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स शैल बी रिकॉर्डेड ऑनलाइन। मतलब आपको एक समरी रिपोर्ट बनाकर ऑनलाइन सबमिट करनी है इन पार्ट ए ऑफ GST EWB 03। अब मुझे बताओ, 01 में तो ई वे बिल बनता था, 02 में कंसोलिडेटेड ई वे बिल बनता था, और 03 के पार्ट ए में क्या जाती है? समरी रिपोर्ट जाती है ऑफ इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स की। ठीक है सर, और ये हमें 24 घंटे ऑफ इंस्पेक्शन के अंदर अंदर अपलोड करनी होती है। इसका मतलब समरी रिपोर्ट पार्ट ए में जाती है, EWB
03 के अंदर जाती है और 24 घंटे के अंदर अंदर आपको ये ऑनलाइन रिपोर्ट फर्निश करनी मैंडेटरी है। किसको? डेफिनेटली उस ऑफिसर को जिसने इंस्पेक्शन किया होगा। ठीक है सर। और उसके बाद लॉ कहता है जो फाइनल रिपोर्ट है ना वो पार्ट बी में जाएगी, और फाइनल रिपोर्ट बनाने के लिए आपको दिए जाते हैं 3 दिन। क्या दिए जाते हैं? 3 दिन। वो अलग बात है कि अगर 3 दिन में फाइनल रिपोर्ट नहीं बनेगी तो आप एडिशनल 3 डेज और ले सकते हो। क्लियर है? यस सर। अब कई बार बच्चा कहता है सर एक बात बताना, ये जो 24 आवर्स हैं और ये जो 3+3 डेज हैं ये काउंट कहाँ से होते हैं? तो उन्होंने साफ लिख दिया, इट विल बी काउंटेड फ्रॉम मिडनाइट ऑफ द डेट ऑन विच व्हीकल वॉज इंटरसेप्टेड। मतलब अगर 5 तारीख को शाम 6 बजे हमने इंटरसेप्ट किया था तो 24 घंटे कहाँ से शुरू होंगे? 12 बजे 5 तारीख, रात के 12 बजे 5 तारीख से। क्या सबको क्लियर है? मिडनाइट 12 बजे सेम डेट, वहाँ से 24 घंटे के अंदर अंदर क्या ये हमें रिपोर्ट सबमिट करनी होती है, और वहीं से 3 दिन के अंदर क्या हमें फाइनल रिपोर्ट सबमिट करनी होती है पार्ट बी के अंदर। क्लियर है? यस सर। एक वेरी इंपॉर्टेंट नोट है ये, ध्यान रखना, क्योंकि मैंने क्लास 1 के अंदर आपको बता दिया था कि फिजिकल वेरिफिकेशन जब भी होगा, ऑब्जेक्टिव था ई वे बिल का कि माल जो है वो जल्द से जल्द आप तक पहुंच जाए, ठीक है, और स्पीडी मूवमेंट हो जाए। अब सोचो जरा, अगर 2-2 मिनट के बाद, हर आधे घंटे के बाद, हर 2 घंटे के बाद अगर फिजिकल वेरिफिकेशन होगा तो फिर तो हमारा पर्पस डाइल्यूट हो जाएगा। यस। तो लॉ ने क्लियर कर दिया कि अगर किसी कन्वेंस का एक बार ही फिजिकल वेरिफिकेशन हो चुका है तो अब दोबारा उसका फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होगा, ध्यान रखना। हाँ, वो अलग बात है कि अगर उससे रिलेटेड हमें कोई ऐसी इंफॉर्मेशन पता चल जाती है कि टैक्स इवेजन किया जा रहा है अब, तो क्या उस सिचुएशन में हो सकता है। अदरवाइज वंस एनी कन्वेंस फिजिकली वेरीफाइड वेदर इन वन स्टेट और इन द इंटरस्टेट, इट विल नेवर बी वेरीफाइड फिजिकली अगेन। क्लियर है? यस सर। 138D क्या कहता है, ध्यान से सुनेंगे। अगर मान लीजिए कि कोई भी ट्रांसपोर्टर को या कोई भी कन्वेंस को इंटरसेप्ट किया गया है, ठीक है, और साफ कर दिया गया कि अगर इंटरसेप्शन या डिटेंशन 30 मिनट से ज़्यादा के लिए किया गया है, मतलब ट्रक को रोका गया और अगर उसकी हरासमेंट चल रही है और 30 मिनट से ज़्यादा का समय हो चुका है, तो ट्रांसपोर्टर को एक राइट दिया गया, क्या, कि अगर वो चाहे तो अपलोड कर सकता है सेड इंफॉर्मेशन को इन GST EWB 04 में। देखो कितना बढ़िया सिस्टम बना दिया इन्होंने। 30 मिनट से ज़्यादा का अगर आपको लग रहा है डिटेंशन या इंटरसेप्शन हुआ है तो आप इमीडिएटली क्या करो, फर्निश करो इंफॉर्मेशन को GST EWB 04 के अंदर। उसके बाद गवर्नमेंट हो सकता है स्टेप्स ले कि ऐसा क्यों किया गया, वाई इट इज़ बीइंग इंटरसेप्टेड फॉर मोर देन 30 मिनट्स। क्लियर है? यस सर। तो इससे ट्रांसपोर्टर की हरासमेंट कम की जा सकती है। ठीक है बेटा? चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट है रूल 138E, जो कि पेपर में आने के पूरे चांसेस हैं। लिख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा जो पेपर में आ सकता है रूल 138E, मार्क कर लीजिए इसको। देखिए रूल 138E क्या है पहले सुन लीजिए, क्योंकि ये फाइनेंस एक्ट 2020 में आया। वेरी इंपॉर्टेंट रूल, वेरी इंपॉर्टेंट रूल। सुनिए ध्यान से क्या है इस रूल में। क्या कहा गया इस रूल में? ये कहा गया कि वी विल नॉट अलाउ यू टू फर्निश पार्ट ए ऑफ GST EWB 01 इन अदर वे अराउंड। आपको ई वे बिल जनरेट ही नहीं करने देंगे। चलो जी, यानी कि गवर्नमेंट ने यहां पर सख्ती से बोला कि कुछ लोगों को हम ई वे बिल जनरेट ही नहीं करने देंगे। आप समझ सकते हैं इसका क्या मतलब है? अगर ऐसा हो गया तो आप मूवमेंट नहीं कर पाओगे, ध्यान रख लेना। तो गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि कुछ केसेस में हम लोग फर्निश नहीं करने देंगे पार्ट ए ऑफ द फॉर्म GST EWB 01। कंसाइनर, कंसाइनी, ट्रांसपोर्टर, ECOs, कोरियर, किसी को भी नहीं करने देंगे। कब? देखो सिचुएशन नंबर 1, अगर तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम में हो, अगर आप किस में हो? कॉम्पोजिशन स्कीम में, और अगर आपने नहीं फर्निश करा स्टेटमेंट इन द फॉर्म CMP 08। सर CMP 08 क्या था? रिटर्न के चैप्टर में मैंने बताया था कि कॉम्पोजिशन स्कीम वालों को अब से क्या रिटर्न तो एनुअली भरनी थी 30 अप्रैल। यस,
लेकिन क्या उनको टैक्स क्वार्टरली पे करना था? यस। और क्वार्टरली जब पे करना था, क्या अलॉन्ग विद CMP 08 के साथ भरना था? यस सर। लेकिन लॉ कहता है कि अगर मुझे पता चला कि आपने 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स बीत चुके हैं और CMP 08 की स्टेटमेंट फर्निश ही नहीं करी, तो सर आपका ई-वे बिल पार्ट ए इंफॉर्मेशन को हम नहीं भरने देंगे, मतलब हम रिस्ट्रिक्ट कर देंगे आपको कि आप ई-वे बिल जनरेट नहीं कर सकते। क्लियर है? ठीक है सर। फिर एनी पर्सन अदर देन कॉम्पोजिशन हैज नॉट फर्निश रिटर्न फॉर 2 कंसेक्यूटिव टैक्स पीरियड्स। अगर कोई भी पर्सन अदर देन कॉम्पोजिशन सप्लायर, अगर उसने 2 कंसेक्यूटिव पीरियड के लिए, टैक्स पीरियड के लिए अपनी रिटर्न्स नहीं भरी, तो उसको भी हम यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे कि वो भी ई-वे बिल जनरेट नहीं कर सकता। वो अलग बात है कि यहाँ पर उन्होंने ऑप्शन दिया है आपको कि अगर आप चाहो तो कमिश्नर को आप क्या कर सकते हो, रिक्वेस्ट कर सकते हो कि प्लीज़ हमारा जो है ई-वे बिल जनरेट करने दिया जाए। आप रीज़न बताना कि आपने 2 टैक्स पीरियड तक बैक टू बैक क्यों नहीं अपनी रिटर्न भरी थी, और वो आपको एप्लीकेशन देनी है GST EWB 05 के अंदर। और अगर कमिश्नर कन्विंस हो जाता है तो फिर वो आपको एक ऑर्डर पास करके अलाउ कर देगा 06 के अंदर। क्या मेरा पॉइंट क्लियर है? यस सर। लेकिन अगर वो कन्विंस नहीं होता तो वो ऑर्डर में मना कर देगा कि सॉरी आई विल नॉट अलाउ यू टू फर्निश पार्ट ए, और वो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड जरूर देता है रिजेक्शन से पहले। क्लियर है? यस सर। 2 क्लियर हो गया हमें सर। 2 क्वार्टर तक CMP 08 नहीं भरा किसने? कॉम्पोजिशन वालों ने, उनके लिए ब्लॉक हो जाएगा। अदर देन कॉम्पोजिशन वालों ने 2 लगातार कंसेक्यूटिव टैक्स पीरियड पे अपनी रिटर्न्स फर्निश नहीं करी, उनका भी हम लोग कर सकते हैं, वो अलग बात है। उनको अलाउ किया गया कि अगर वो चाहें तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं इन द एप्लीकेशन GST EWB 05 के अंदर, और अगर कमिश्नर कन्विंस होगा तो वो आपको अलाउ कर देगा बाय पासिंग एन ऑर्डर GST EWB 06 के अंदर। ठीक है सर। सर और कौन है? देखो, और है एनी पर्सन हु हैज नॉट फर्निश स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। याद करेंगे स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई यानी कि GSTR 1। अब डेफिनेटली ये उन्हीं लोगों की बात हो रही होगी जिनको GSTR 1 भरना था, ये मैंने रिटर्न्स के चैप्टर में आपको पढ़ाया था। तो अगर कोई भी पर्सन हु हैज नॉट फर्निश स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई फॉर 2 मंथ्स या 2 क्वार्टर, याद करेंगे कुछ लोगों के लिए मंथली था, कुछ लोगों के लिए क्वार्टरली था, एज द केस में भी, तो क्या उनके लिए भी ये रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाएगी? बिल्कुल। और लास्ट, जिसका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो गया है, एनी पर्सन जिसका रजिस्ट्रेशन क्या कर दिया गया है? सस्पेंड, इनको भी अब ई-वे बिल जनरेट करने के लिए अनुमति नहीं मिलेगी। क्या मेरा पॉइंट क्लियर? एंड दैट्स ऑल विद ई-वे बिल। सर ई-वे बिल खत्म भी हो गया सर, बड़ा मजा आ गया ये तो। सर ये तो बड़ा आसान था। रूल 138 ABCDE, यस, ये 5 हमने इसके अंदर ऐड करे और हमारा ई-वे बिल पूरी तरह से हो गया वाइंड अप। क्या मैं इसको लॉक कर सकता हूँ? यस सर। चलो बहुत बढ़िया। अब कुछ क्वेश्चंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं आपसे पूछूंगा, एंड आई वांट एवरीवन ट्राई टू आंसर इन द कमेंट बॉक्स। क्लियर है? लिखिए क्वेश्चंस, लिखेंगे जरा सारे, एक एक करके सबने लिखना है। पहला है, ई-वे बिल जनरेटेड हुआ 5 जनवरी 6 बजे शाम को, डिस्टेंस था 220 किलोमीटर। ठीक है? अच्छा, अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है ना तो याद रखना हम इसको ओवर डायमेंशनल या मल्टी मॉडल नहीं मानते। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ई-वे बिल जनरेट हुआ 5 जनवरी 6 PM। क्लियर है? डिस्टेंस था 220। बताओ ये वैलिड कब तक रहेगा? ई-वे बिल कब तक वैलिड रहेगा? दैट इज माय क्वेश्चन। और सेम क्वेश्चन है अगला कि आपका आंसर क्या होगा अगर ये ODC या मल्टी मॉडल शिपमेंट होती तो। अगर ये ओवर डायमेंशनल कार्गो या मल्टी मॉडल होता तो इसकी वैलिडिटी कहां तक जाती, ये आपको बताना है। तो 2 क्वेश्चन है, अगर ये नॉर्मल व्हीकल है तो इसकी वैलिडिटी कौन सी तारीख तक जाएगी, कौन से टाइम तक जाएगी, और अगर ये ODC होगा तो कब तक जाएगी। क्लियर है? तीसरा क्वेश्चन है, समरी रिपोर्ट PO को पार्ट A में कितने समय में भरनी होती है और फाइनल रिपोर्ट कितने दिनों में भरनी होती है? समरी रिपोर्ट कितने समय में भरनी होती है और फाइनल रिपोर्ट कितने दिनों में भरनी होती है?
और लास्ट, ये क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा लेंदी होगा लेकिन आप लिख लेना छोटा छोटा करके। वो बताओ किन केसेस में ई वे बिल जो है वो रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है अंडर 138E। किन केसेस में ई वे बिल कैन बी रिस्ट्रिक्टेड अंडर रूल 138E। क्लियर है? सो 4 क्वेश्चन है, अगर आपने आंसर दे दिया, परसों भी जितने मैंने क्वेश्चन पूछे थे वो भी आपने आंसर करे, वेरी वेल डन। तो आई एम वेरी श्योर आपका पूरा का पूरा ये कवर अप हो जाएगा। ठीक है जी, चलो वेरी गुड। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्द। और बहुत जल्द क्यों, कोशिश करूँगा कल ही लूँगा मैं आपकी क्लास। ठीक है, और उसके अंदर एक आखिरी चैप्टर जो मुझे कराना है जीएसटी का वो मैं करा दूंगा इस मिशन के अंदर, और उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे मिशन 2.0। क्लियर है? चलो, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब कुछ करो, मोटिवेटेड रहो। समझ आ रही है? चलो, गॉड ब्लेस यू ऑल।